नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज यूपी विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन है। बजट सत्र पर बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी करीब 12:30 बजे बजट सत्र को संबोधित करेंगे। तो लगातार बजट सत्र का आज 10वां दिन है और विपक्ष जहां इस पूरे सत्र के दौरान तमाम सवालों और हंगामे के साथ नजर आया, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से तमाम सवालों के जवाब दिए गए और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा में हुंकार भरते हुए नजर आए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 12:30 बजे विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करेंगे। आज बजट सत्र का 10वां दिन है, जहां बजट सत्र के दौरान जो बजट पेश किया गया, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक बजट कहा जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज विधानसभा में बजट सत्र का 10वां दिन है। आज के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन 12:30 बजे रहेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन आज है। हालांकि लगातार अगर हम देखें तो सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए, सत्ता पक्ष की तरफ से उनका जवाब दिया जा रहा है। लगातार विधानसभा अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय सदन का विभिन्न जो विषय हैं उनकी चर्चा में जाए, कहीं कोई हंगामा ना हो, जो सत्ता पक्ष है वो अपनी बात रखे और विपक्ष के अगर कोई सवाल हैं तो उनको भी उठाने का पूरा वक्त मिले। हालांकि इसी वजह से लगातार विधानसभा की कार्रवाई पिछले 9 दिनों से चल रही है। चूंकि आज 10वां दिन है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्च सदन में बोलेंगे, क्योंकि अभी तक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ है वो विधानसभा में हुआ है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में बोलेंगे, क्योंकि बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो रणनीति है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो विपक्ष ने सवाल उठाए थे विभिन्न विषयों को लेकर, खासतौर पर विभिन्न जो विभाग हैं उनके बजट को लेकर, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी विधानसभा में जवाब दिया था। चूंकि विधान परिषद में अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट सत्र में कोई संबोधन नहीं किया है, इसलिए आज मुख्यमंत्री 12:30 बजे विधान परिषद में अपना संबोधन देंगे। सीधे तौर पर कोशिश होगी कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार की जो बजट को लेकर नीतियां हैं, जो विभिन्न विभागों को बजट का अलॉटमेंट है, जो विभिन्न व्यवस्थाएं विभिन्न योजनाओं के लिए की गई हैं, उनकी जानकारी दें। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार बजट को लेकर सवाल उठाए गए, पुराने बजट के खर्च पर भी सवाल उठाए गए, साथ ही साथ जो विभिन्न विषय लगातार पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं, जिसमें प्रयागराज की एक भी घटना है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रस्तरवार जवाब विधानसभा में दिया जा चुका है और आज मुख्यमंत्री विधान परिषद में बोलेंगे। हालांकि इस दौरान हंगामा होने के भी आसार है, क्योंकि विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि सत्ता पक्ष को हर एक मुद्दे पर सदन में घेरा जाए ताकि एक मैसेज लोगों के बीच जाए। अब देखना यह है कि जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन विधान परिषद में होगा तो किस तरीके की तस्वीर रहती है। हालांकि अगर हम देखें तो 2017 से लेकर 2022 तक विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था। उत्तर प्रदेश में सरकार जरूर थी, लेकिन उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के बजाय समाजवादी पार्टी का बहुमत था। चूंकि अब दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, तो निश्चित है कि बहुत ज्यादा विरोध विधान परिषद में भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विधान परिषद में भी आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने संबोधन के दौरान जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे, उनके विभागों के लिए, उनके क्षेत्रों के लिए क्या योजनाएं बजट में रखी गई हैं उसकी जानकारी देने की कोशिश होगी। साथ ही साथ जो विधान परिषद में सवाल एमएलसीज ने उठाए हैं उनके जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान देंगे। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक आज है। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में मंथन होगा। हारी हुई 14 सीटों पर बीजेपी का ये मंथन रहने वाला है। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल आज ये मंथन करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के मिशन 80 का लक्ष्य, हारी हुई 14 सीटों के लिए पूरी ताकत झोंकेगी बीजेपी। तो हारी हुई 14 सीटें हैं जिन पर बीजेपी की खास नजर है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज
किस तरह से मिशन 2024 की 80 सीटों का लक्ष्य लेकर चलने वाली बीजेपी रणनीति पर मंथन करते हुए नजर आएगी। तो हारी हुई 14 सीटों पर खासकर फोकस है, क्योंकि इन सीटों पर अभी बीजेपी का परचम नहीं है। आगामी चुनावों को लेकर ये बैठक होगी, ये मंथन रणनीति तय होगी। तो लगातार बीजेपी मिशन 2024 को लेकर चल रही है और इसी को देखते हुए माना जा रहा है उन सीटों पर खासकर फोकस किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। मनीष, आज बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है, खासकर लगातार जिस तरह से मिशन 2024 के लक्ष्य को लेकर बीजेपी चल रही है। हर बार यही कहा जा रहा है कि 80 में से 80 सीटें बीजेपी लेकर आएगी और खासकर उन सीटों पर नजर ज्यादा है जिन सीटों पर पिछली बार हार हुई थी। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी आप कहीं देखेंगे तो विपक्ष से इसीलिए एक कदम आगे रहती है। विपक्ष के जहां अपने मंथन करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी उस पर ज़्यादा गौर करती है जहां उनकी चूक हुई थी। 2019 की उन तमाम सीटों पे करीब 125 के आसपास सीटें हैं भारतवर्ष में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने से चूक गई थी। अब उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल दी गई है और उसके साथ साथ सुनील बंसल अब लोकसभा के दौरे पर निकलेंगे और उसका पहला जो दौरा है, उनका जो पहला दौरा है आज लखनऊ में। आपको बता दूँ कि अब से कुछ देर बाद सुनील बंसल लखनऊ प्रदेश कार्यालय पे पहुंचेंगे और वहां पे जो 14 सीटें थी, कुल मिला के 16 सीटें आई थी, पर रामपुर और आजमगढ़ की सीट को भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत लिया था। उसके बाद 14 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में असमर्थ रही थी और कमल नहीं खिलाता। उसको लेके पूरी समीक्षा की गई है। समीक्षा के बाद अब माना जा रहा है उसमें स्ट्रेटेजी बनाई गई है, 3 क्लस्टर में बांटा गया है, उसके साथ संयोजक और सह संयोजक को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अमरपाल मौर्य हैं, इनको संयोजक बनाया गया है। कलावती और शिवेश्वर शिवहरे, इनको विजय शिवहरे को सह संयोजक के रूप में बनाया गया। आपको बता दूं इसके पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने तमाम जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश में उनके रिपोर्ट कार्ड बनाए थे। उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पे टिकटों का जो आगे आने वाले जो टिकट्स हैं बंटवारा होना है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और माना जा रहा है कि ये बैठक सुनील बंसल को इसलिए करवा दी गई क्योंकि सुनील बंसल वही शख्स है जो 2014 से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का जो सीट का सफर है उसमें कहीं ना कहीं उसके चाणक्य, उसके थिंक टैंक, उत्तर प्रदेश के थिंक टैंक के रूप में माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश की नब्ज से वाकिफ है सुनील बंसल। अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। अमित शाह की नज़र हमेशा तो उत्तर प्रदेश में रहती है और जिस तरीके से उपचुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 में से 80 मिशन 80 को जो लक्ष्य रखा था उसको कहीं ना कहीं पूर्ण करने के लिए सबसे ज़रूरत है कि उन सीटों पे जहाँ पे आप जीत नहीं पाए थे, जहाँ पे आपका कमल निकला था और मार्जिन आपका बहुत कम था, उनको कैसे जीता जाए उसको लेके आज बैठक होगी। और माना जा रहा है कि एक दिवसीय प्रवास पे हैं सुनील बंसल। करीब 11 बजे से बैठक शुरू होगी प्रदेश कार्यालय पे और उसके बाद देर शाम तक बैठक चलेगी। उसके बाद जो संयोजक है, जो 3 क्लस्टर्स में बांटे गए हैं, उनमें जो रणनीति है आगे की, जो जिस तरीके से अभियान चलाए जाएंगे, किस तरीके से आयोजन किए जाएंगे, उसको लेके ये मंथन किया जाएगा। और माना जा रहा है कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निकाय चुनाव और मिशन 2024 के लिए लग जाएगी। जी बिल्कुल मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज घोषित हो सकती है यूपी बीजेपी की नई टीम। भूपेंद्र चौधरी की नई टीम की घोषणा हो सकती है। कुछ नए चेहरों को टीम में जगह मिल सकती है। महामंत्री, उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री पद पर दिखेंगे नए चेहरे। कुछ प्रदेश पदाधिकारी हटाए भी जा सकते हैं। वोट बैंक से जुड़ी जातियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। तो आज घोषित हो सकती है यूपी बीजेपी की नई टीम। भूपेंद्र चौधरी की नई टीम की यह घोषणा हो सकती है। और मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, अब नजर है नई टीम पर। कहा जा रहा है कि नई टीम की आज बीजेपी में घोषणा हो सकती है। भूपेंद्र चौधरी की ये नई टीम होगी। क्या कुछ इस टीम में हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 2022 के चुनाव के बाद तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि सरकार में मंत्री भी हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, उसके चलते हुए तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं। चाहे हम AK शर्मा की बात कर लें, चाहे हम JPS राठौर की बात कर लें, चाहे दयाशंकर सिंह की बात कर लें, चाहे बेबी रानी मौर्य की बात कर लें, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो सरकार में मंत्री पद पर भी हैं और प्रदेश में उनके पास पदाधिकारी की बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपको बता दूँ कि भूपेंद्र चौधरी को जब से इसका अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद से वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह
का जो टर्म था उसको पूरा कर रहे थे। और अब जब नई टीम गठित हुई है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 2023 के बाद, अब वो एक नई टीम की बदलाव होना है, जिसका जिक्र खुद भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि हम आंशिक तौर पे एक बदलाव करेंगे, जिसके चलते हुए 2024 के लिए एक टीम के साथ हम नई रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पदाधिकारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की भूपेंद्र चौधरी की नई टीम में आ सकते हैं। तमाम ऐसे संगठन में बदलाव होंगे, साथ ही साथ क्षेत्रवार, मंडलवार और प्रदेश महामंत्री और उपाध्यक्ष के ऐसे पद हैं जिनको नए चेहरे आपको देखने को मिल सकता है। कयास लगा जा रहा है कि आज देर शाम या कल तक ये लिस्ट जो है वो आ सकती है, और बहुत प्रतिष्ठित लिस्ट है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था, क्योंकि करीब 1 साल के आसपास का वक्त हो गया है जब भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और उसके बाद से उन्होंने अभी स्वतंत्र देव सिंह की जो टीम थी उसी के साथ काम कर रहे थे। तो माना जा रहा है कि दिल्ली के 3 दिन के प्रवास पे जब भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह थे, जो कि संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने रणनीति बनाई थी। उसके बाद जो लिस्ट दी गई है वो दिल्ली के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें ओके की मुहर लगा दी गई है, और माना जा रहा है कि कुछ बड़े बदलाव के साथ जो अंतिम लिस्ट है वो कभी भी आ सकती है। आज से लेकर देर शाम तक माना जा रहा है कि आज देर शाम से लेकर कल तक आ सकती है, क्योंकि आज सुनील बंसल का प्रवास भी है, और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लिस्ट की फाइनलाइजिंग काम है, ये कल देर शाम एक बैठक हुई थी मुख्यालय पे, जिसमें खुद भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह थे। तो माना जा रहा है फाइनल लिस्ट में जो दिल्ली से होकर आई, उत्तर प्रदेश में वापस आई है, जो एक तरीके से कहा था जिस पर मुहर लग चुकी है, उसका अब औपचारिक घोषणा हो सकती है, और माना जा रहा है कि आज देर शाम तक जो बदलाव हैं उसकी जो सूची है वो आज देर शाम तक जारी की जा सकती है। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर कांग्रेस ये प्रदर्शन करेगी। क्योंकि देखिए विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज बजट सत्र का 10वां दिन है, और इस मौके पर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आज विधानसभा के बाहर कांग्रेस का ये प्रदर्शन रहने वाला है। महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन, कल जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर की दामों में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं महंगाई की और मार आम जनता पर पड़ी है, और इसी को देखते हुए कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन। हालांकि देखिए विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज 10वां दिन है, और बजट सत्र के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है विधानसभा के बाहर और ज्यादा पुख्ता कर दी जाती है। तो जिस तरह से कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं सुरक्षा बल भी मुस्तैद हैं कि किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को रोका जाए, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये हल्ला बोल देखने को मिलेगा। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस का ये प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन रहने वाला है। चूंकि विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है, तो ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए विधानसभा का सत्र है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बड़ी पुख्ता की जाती है, और बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था है। चूंकि ऐलान के बाद इस तरह की गतिविधि को मंजूरी नहीं मिलती है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। संदीप, आज कांग्रेस का महंगाई को लेकर हल्ला बोल देखने को मिलेगा, विधानसभा के बाहर ये विरोध प्रदर्शन है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात की कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है बढ़ती महंगाई को लेकर के आज ये प्रोटेस्ट करने वाली है। हालांकि अपने कार्यालय से निकल करके वो विधानसभा तक जाने की भी जो योजना बना रहे हैं, शायद उस योजना पे विफल साबित हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सब देखा जाए तो पूरी तरीके से वहाँ पे बैरिकेटिंग वगैरह लगा रखी है, और चारों तरफ से उनके गेट को लॉक कर दिया गया। यानी कि अगर वो अपने कार्यालय से बाहर निकल करके विधानसभा तक पहुँचना भी चाहेंगे तो नहीं पहुँच सकते, क्योंकि पुलिस की जो संख्या है वो अधिक लगा दी गई है, जिसकी वजह से बैरिकेटिंग 3 जगह पे लगाए गए हैं कि अगर एक बैरिकेटिंग अगर तोड़ देते हैं तो दूसरे बैरिकेटिंग को पास नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से कांग्रेस का जो हल्ला बोल प्रदर्शन होगा, निश्चित तौर पे किस तरीके से होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अपनी जो पुख्ता जो सुरक्षा व्यवस्था है उसने वो पूरी तरीके तैयारी कर ली है, और इससे पहले कि अगर वो कांग्रेस अपने कार्यालय से बाहर निकलते हैं तो उनको आगे ही रोकने का जो पुलिस का जो योजना है उस पर वो कामयाब होंगे, क्योंकि
3 जगह पे वो बैरिकेटिंग लगाए हुए हैं, यानी कि अगर एक बैरिकेटिंग तोड़ते हैं तो दूसरे बैरिकेटिंग पे जाना असंभव होगा। इसके लिए पुलिस ने पहले से व्यवस्था जो अब निकल ली है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो निश्चित तौर पे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बढ़ती महंगाई को लेकर जिस तरीके से कल की बात करें गैस सिलेंडरों के दाम की वृद्धि की गई है, लगातार जो है सब्जी और उत्पादक क्षेत्रों में जो है वृद्धि हो रही, इसको लेकर के आम जनता पर काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस जो है उठाना चाहती है और वो जमीन से लेकर के कह सकते हैं सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करने का प्रयास करेगी और विधानसभा पहुंचने का प्रयास करेगी, क्योंकि सदन भी चल रहा है एक तरफ और सदन पे मुख्यमंत्री जी की जो है आज स्पीच भी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रखेगी और किस तरीके से प्रदर्शन में आगे उग्र होकर के आगे बढ़ती है या विधानसभा तक बढ़ती कि नहीं, लेकिन जमीन के जो मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे जरूर संघर्ष करती है आज कांग्रेस नजर आएगी सड़कों पर। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित 4 अन्य भू माफिया घोषित। भाई रिजवान सोलंकी और मन्नू रहमान की भू माफिया घोषित किया गया है। जान और मुस्लिम और भोलू को भी किया गया भू माफिया घोषित। रिजवान सोलंकी को उन्नाव से पहले ही घोषित किया गया था भू माफिया। तो प्लॉट पर कब्जा करने, कम दामों में खरीदने का आरोप लगा है। तो अजान और मुस्लिम रिजवान सोलंकी को उन्नाव से पहले ही घोषित किया गया भू माफिया। तो प्लॉट पर कब्जा करने, कम दामों में खरीदने का आरोप है और इसी को देखते हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित 4 अन्य भू माफिया घोषित किए गए। इरफान सोलंकी सहित 4 लोगों को भू माफिया घोषित किया गया। तो लगातार प्लॉट पर कब्जा करने और कम दामों में खरीदने का आरोप है। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में हमने गैंग चार्ट में 3 और नाम बढ़ाए हैं। एक हैं मोहम्मद अज्जन, जिनका नाम हमने बढ़ाया है, दूसरा मन्नू रहमान और तीसरा मुरसलीन उर्फ भोलू का नाम हमने बढ़ाया है। यह गैंग औने पौने दामों पर ज़मीन खरीदता था और रंगदारी, ज़बरदस्ती, थ्रेट क्रिएट करना, पैसे कम देना, ज़मीनों को अपने हिसाब से ले लेना, एक्वायर कर लेना, फोर्सफुली प्रोक्योर करना और एक तरह से अगर हम कहें तो पूरी तरह से जो भू माफिया के रूप में एक्ट होता है वो ये कर रहा था। भू माफिया के रूप में इनको इनलिस्ट करना भी एक कार्रवाई है जो अभी प्रचलन में है, जो की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ कानपुर से संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी, लगातार इरफान सोलंकी को लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और अब देखिए इरफान सोलंकी सहित 4 लोगों को भू माफिया घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी है, उनका भाई रिजवान सोलंकी, उन पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। क्योंकि जब इन्होंने एक महिला के प्लाट पर कब्जा करके उस पर आग देने का जो काम किया था, उसके बाद फिर लगातार जब शिकायत हुई तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन पर छानबीन के लिए तो एक नहीं करीब 13 मुकदमे अब तक उन पर दर्ज हो चुके थे। लेकिन इस पूरे मामले में जाँच की गई तो ये निकल के सामने की कई ऐसी जमीन है, चाहे वो कानपुर की बात करें, चाहे कानपुर देहात की बात करें, चाहे वो नोएडा, गाजियाबाद, सूरत, मुंबई, कई जगहों पर औने पौने दाम पर उन्होंने जमीन पर कब्जे किए हैं, पैसा देकर जमीन अपने नाम करा दी। जब बाकी पैसा देने की बात है तो दबंगई दम पर पैसा नहीं दिया। ऐसे उन्होंने करोड़ों संपत्ति, अकूट संपत्ति एकत्र कर ली। जब पूरे मामले की जांच हुई, जांच के बाद सामने आ गई, जिसके बाद जो इरफान सोलंकी के भाई है रिजवान सोलंकी, उसको उन्नाव से बहुत माफिया घोषित किया जा चुका था। लेकिन अब कानपुर से भी इरफान सोलंकी, उनके 3 साथी हैं मुजम्मिल उर्फ भोलू, मन्नू रहमान और मोहम्मद अजमल, इनके ये चारों को भू माफिया घोषित किया। इसके साथ ही रिजवान सोलंकी को भी भू माफिया घोषित कर दिया गया है। अब इनका जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाई, उसके तहत अब जिनकी जो जमीन है, जो उन्होंने कब्जे कर ली है, कब्जा करके अपने करा, उसको अब मुक्त कराने काम कर रही है जो कानपुर प्रशासन है केडीए के साथ मिलकर। और अब तक करीब 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसको जब्तीकरण किया जा चुका है कानपुर पुलिस की तरफ से। और जो और जमीन है जिनको चिन्हित किया गया, जिसमें गाजियाबाद की जमीन है, नोएडा के फ्लैट्स हैं और मुंबई में कई ऐसी जमीन है जो जांच में बात सामने आई कि इन सभी जमीनों को इरफान सोलंकी व उनके गुर्गों ने दबंगे की दम पर कब्जा कर रखा है। और इसी को देखते हुए अब उन जमीनों को बुक करा करके
तो बहुत जल्द उन जमीन को भी जो जब्ती करने का काम है वो कानपुर पुलिस करेगी। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम जी इस जानकारी को देने के लिए। अब बात मुजफ्फरनगर की करेंगे, जहां पर आपसी रंजिश में अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के ही लोगों ने रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया। ओमकार गुर्जर के पेट में गोली मारकर हत्या की गई। मीरापुर थाना क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर गांव का ये पूरा मामला है। ओमकार गुर्जर के पेट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीरापुर थाना क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर गांव का ये पूरा मामला है। वापसी रंजिश में अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किस तरह से अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये देखने को मिल रहा है। तो पुरानी रंजिश बताई जा रही है इस हत्या की वजह। ओमकार गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो गांव के ही लोगों ने रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया है। ओमकार गुर्जर जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला है। आपसी रंजिश में अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के ही लोगों पर रंजिश और इस हत्या का आरोप लगा है। और अधिक जानकारी के साथ सचिन जौहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हाँ सचिन, लगातार अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद हैं ये नजर आ रहा है। आपसी रंजिश के चलते ये हत्या की गई है। अभी पुलिस अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आपको बता दूं, मीरापुर थाना क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर का ये मामला है। कुछ साल पहले इन लोगों में दो पक्ष हैं गांव में और एक ही समाज के हैं। उन लोगों में एक लड़की को लेकर एक मामला हुआ था और तब से ही रंजिश चली आ रही है। और कल भी किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ, जिसके बाद गोली चली है। उसमें एक 60 साल के व्यक्ति हैं जिनको पेट में गोली लगी है, उनकी मौके पर मौत हुई है। पुलिस ने यहाँ पर डेरा डाल दिया है और जो आरोपी है उनकी धरपकड़ के प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के हाथ में कोई आरोपी अभी नहीं चढ़ पाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर पीलीभीत से है, जहां एक मकान में भीषण आग लग गई, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आपको बताते चले कि रामनगर में रामचंद्र के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। वहीं लोग कुछ समझ पाते तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं मामले की सूचना राजस्व प्रशासन को दी गई है। ये पूरा मामला हाजरा थाना क्षेत्र के रामनगर गाँव का है। अब खबर अमरोहा से है, जहां युवक का अपहरण कर बंधक बनाकर पिटाई की गई है। कार सवारों ने बाइक सवार युवक का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद कार में युवक को बंधक बनाकर पिटाई की गई। युवक 25 फरवरी को शादी में शामिल होने गया था। सैदन गली छपना गांव के जंगल में ले जाकर युवक की जमकर पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अमरोहा का ये पूरा मामला सामने आया है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो राहरा थाना क्षेत्र के बिरामपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक का अपहरण कर बंधक बनाकर पिटाई की गई। कार सवारों ने बाइक सवार युवक का अपहरण किया और उसके बाद पिटाई की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अधिक जानकारी के साथ प्रभजीत हमारे संवाददाता अमरोहा से जुड़ चुके हैं। प्रभजीत, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर? किस तरह से दबंगों ने एक युवक का अपहरण किया, उसके बाद पिटाई की, अभी तक कोई कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला
अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर युवक को मामूली कहासुनी के दौरान 25 फरवरी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर वह रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने के लिए युवक गया था। जिसके बाद वहां पर कुछ कहासुनी हो गई थी। वहीं दबंगों ने युवक को कार में बैठाकर उसकी जमकर पिटाई की है। वहीं अब वीडियो जो है वह सोशल मीडिया पर वही जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वह की जाएगी। जी ठीक है प्रभजीत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।